हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13 शायद होगा। आज हम पढ़ेंगे पिछले वाले लेक्चर में, जैसा कि आप जानते हो हमने देखा था कॉम्बिनेशन में सीरीज का देख लिया था, कुछ एग्जाम्पल भी करे थे। आज हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? क्या यहाँ भी पोलैरिटी अनपोलैरिटी होती है? तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब भी पोलैरिटी चेंज होती है तो समझ में नहीं आता है तो किरचॉफ का लॉ लगाओ भाई, किरचॉफ का लॉ लगाओ, उससे आसान कुछ नहीं है। जब नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तभी केवल इसको अप्लाई करो, तो किरचॉफ का लॉ लगाओ ना, सीधी सीधी बात, किरचॉफ का लॉ लगाओ आप। तो चलो हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है। चलो मैं दिखाता हूँ इसमें पोलैरिटी कैसे सेम होती है, कैसे सेम नहीं होती है। ये लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, समझो बात को, बस देखो। ये पैरेलल, इसका बड़ी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी बातें मिलने वाली हैं जो आपके बचपन की यादों को दिला देंगी और आप कहोगे हाँ वास्तव में मूर्खता वाला काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये देखो, प्लस माइनस जब सेल ऐसे लगे होते हैं। अब मेरे पास जो सेल है मैं उसको दिखाता हूं। ये लीजिए आप, ऐसे सेल प्लस, देखो प्लस वाले को प्लस की ओर, माइनस वाले को माइनस की ओर। जब ऐसे लगाओगे और एक तार प्लस प्लस से ऐसे और एक तार माइनस माइनस से ऐसे ऐसे ऐसे, यही होता है क्या? ये सेम पोलैरिटी का पैरेलल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम पोलैरिटी का। सेम क्या है कि प्लस से प्लस मिला है, सेम पोलैरिटी का क्या, प्लस से प्लस मिला है वायर और माइनस से माइनस मिला है वायर। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोलैरिटी। उल्टा हो गया तो मैं कोई फार्मूला नहीं बनाने वाला, उल्टा हो गया तो आप किरचॉफ का लॉ लगा के सॉल्व करना क्वेश्चन को, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे। अब समझो हमारी बात को, मान लो ये पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ही। सेल क्या करेगा, करंट बनाएगा, यहां से सेल देगा I1, ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है, यहां से सेल करंट देगा I2, यहां पे आप क्या पाओगे I1 प्लस I2, यहां पे करंट जोड़ के आएगा ना, और सर्किट पूरा करेगा। फिर यहां भी कितना आएगा, I1 प्लस I2, फिर जितना सेल जोन दिया था जितना करंट वो अपना ले लेगा। सेल जितना करंट देता है उतना ले भी लेता है ना, आपको पता है, सब चीज़ बढ़िया से पढ़ के आया हो। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 होल का अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, और जो AR इक्विवेलेंट आएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ऐसे निकलता है 1/R, ऐसे निकलता है ना। ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस, ये मान लो R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R2 है, तो ये तो देख ही रहे हो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में ही फार्मूला लगता है, 1 अपान R इक्विवेलेंट वाला फार्मूला लगता है वहीं पे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब पे भी सारी बातें हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसको प्रूफ करना, मैं समझ रहा हूँ आपके मन की बात को, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इसको प्रूफ करना चाहते हो। तो सबका करंट पता है, करंट I1, सब इसमें करंट I1 जा रहा है। पहले ऊपर वाले में लगाओ, ए मान लो ए मान लो बी तो वहाँ लगा दिए हो, ए मान लो सी, ए मान लो डी, ए डी मान लो, ए ई मान लो, ए एफ मान लो, ए जी मान लो। पाथ बनाओ ए डी ई बी में, ए डी ई बी में पाथ बनाओ, किरचॉफ का लॉ लगाने जा रहे हैं। ए डी ई बी से पाथ हमारा वही है, पोटेंशियल यहाँ का VA मान लो, यहाँ का पोटेंशियल VE मान लो, तो VA यहाँ पे सर्किट, इसको भूल जाओ, ऊपर और याद रखो, प्लस से माइनस चल रहा है, पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, -E1, और यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा करंट इधर है, पाथ हमारा उधर है, अपोजिट है, तो गेन करेगा पोटेंशियल में, प्लस IR1 इज इक्वल टू VB, VA माइनस VB बराबर E1 माइनस I R1 होगा ना, I1 R1,
I1 R1 इधर ला दो, ये हो जाएगा E, उधर जाएगा तो माइनस का V, पोटेंशियल डिफरेंस है V लिख सकते हो। ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू E माइनस V होल का अपान R1। पा गए ना। चलो एक पाथ ये वाला लिखाओ, नीचे अब पाथ लगाओ। पाथ ACGFB से क्या हो जाएगा, VA, यहाँ पे प्लस से माइनस चल रहे हो, पाथ ऐसे आपका जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और यहाँ पे पाथ इधर, करंट आपका इधर, तो यहाँ पे पोटेंशियल गेन करेगा। I2 R2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका इधर VB हो जाएगा, नहीं फिर आप आ जाओगे VA माइनस VB बराबर E2 माइनस I2 R2। ये हो जाएगा फिर I2 बराबर फिर हो जाएगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा E1 है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा E2 माइनस V अपान, V तो वही रहेगा, VA भी वही है, वो तो थोड़ी बदलेगा, एक पॉइंट का है। तो ये हो जाएगा R2। दो बातें आपको मिल गई ना, I1 I2 का मान मिल गया, और आप जान रहे हो कि I यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। I कैसे हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, I बराबर I1 प्लस I2। I यहाँ पे टोटल I कितना है, I बराबर I1 प्लस I2 है। अब इक्वेशन टाइप बन गया ना, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बनने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को वहाँ पे पुट कर लेते हैं, काम ही बन जाएगा। अभी इसको मिटा के पुट करते हैं वैल्यू को, इसको सर्किट को मिटाते हैं, आप नोट कर लो। पोलैरिटी सेम का हो गया, आपको पता चल गया ना। कहीं इतने सारे सर्किट बन जा रहे हैं, एक भी चिन्ह कहीं मिस करे ना, कहीं पे गलती हुई तो फंस जाओगे। तो आपने देखा I बराबर, क्योंकि I1 प्लस I2 है, मैं आपको बता दूं I बराबर I1 का मान E1 माइनस V अपान R1, और I2 का मान E2 माइनस V अपान R2 है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, I इज इक्वल टू E1 अपान R1 माइनस V अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2, ठीक है ना। अभी देखो जरा, यहाँ से हो जाएगा I बराबर E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 है ना, और यहाँ पे माइनस V कॉमन ले लोगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा ना। अब हम एक काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वाला पोर्शन यार तो इनको इधर लेते आओ, ये हो जाएगा प्लस का V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा अपना E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, और ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का I। अब इनको उधर भेज दो, इनका भी भाग गुड़ा है, इनके भी भाग देगा, इनमें भी भाग देगा, तो आप कुछ इस तरह पा जाओगे। देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, कोई बात नहीं है, एच को मिटा लेते हैं नहीं, ताकि यहाँ पे कर लें आसानी से। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 होल का अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 माइनस I अपान 1 अपान, ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। इसका अपना आंसर पूरा कर लेगा ना आखिर। हाँ ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाला जब पोर्शन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा I अपान 1 इसका आंसर, और इसका आंसर तो पूरा है ही। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, यानी कि R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा V बराबर E1 अपान R1 प्लस
E2 अपान R2 होल का अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये देखो पहले का चौथा, यानी कि R1 इंटू R2 होल का अपान R1 प्लस R2। ठीक है ना, हो गया। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा कर दिया आराम से, कोई बात नहीं। अब इसको भी कंपेयर करेंगे V बराबर E माइनस आई आर से, तो हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 अपान अरे 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 वो अपान R1 R2 होल का अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब R का मान R इक्विवेलेंट कितना पा जाओगे, R इक्विवेलेंट तो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये पिछले वाले से कंपेयर नहीं करा पा रहे हो क्या, देखो जरा 1 अपान R बराबर यही ना आपने लिखा था 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अरे भाई समांतर क्रम में सभी लगे हुए हैं तो आपको पता ही होता है। 1 अपान R बराबर कहोगे R1 प्लस R2 अपान R1 इंटू R2 कहोगे तो R बराबर R1 इंटू R2 होल का अपान R1 प्लस R2 कहोगे, है कि नहीं है। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये फार्मूला नॉर्मली फार्मूला आपको यही याद होना चाहिए, फार्मूला तो आपको यही याद होना चाहिए कि 1 मान लो 3 लगे हो तब क्या करोगे, तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, 4 लगे हो तब। ये तो 2 के लिए खाली है ना, तो फार्मूला आपको मिल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। फार्मूला आपने प्रूव कर लिया किरचॉफ के लॉ से ना, कितना आसान है, कुछ है थोड़ी ना। मैंने एक सर्किट बनाया था, 2 शेल लगाया थे, दोनों से करंट गुजारा था, तो I बराबर I1 प्लस I2 हमको मिला था, उसी में I1 और I2 का मान किरचॉफ के लॉ से ला के रख दिया, वैल्यू पा गए। ये इक्विवेलेंट हमारा मिल गया और ये क्या मिल गया हमारा R इक्विवेलेंट इंटरनल के लिए। यहाँ पे अगर 3 लोग हुए तो अब प्लस हो जाएगा E3 अपन R3, नीचे 1 प्लस R3 हो जाएगा। ओहो खत्म हो गया बात। तो हम इसको मिटा के एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे होगा, इसको आप नोट कर लो बढ़िया से। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक अगर नहीं हुई तो बताओ, क्या बताओगे, कैसे बताएं, बताने का मौका दोगे तब ना बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, मान लो ऐसे शेल लगे हुए हैं, ए मान लो सेम पोलैरिटी में मैंने शेल दे रखा है ऐसे 3 सेलों को। लो 3 सेल लगे हुए हैं ऐसे, और मैंने बोला ये है मान लो 8 वोल्ट का है, मान लो 8 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, मान लो 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, 3 ओम का है, 2 ओम का है। ठीक है ना, मैंने पूछा टोटल इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट तो हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस 3 लोग हैं तो ठोर जोड़ देंगे और क्या, अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो E1 का मान 8/2 धन E2 का मान कितना हो जाएगा 6/3 धन E3 का मान 10/2, R3 यही है ना, और ये हो जाएगा 1/2 1/3 1/2, ये हो जाएगा 4 धन 2 धन 5 होल का अपान 1 धन 1/3, आधा आधा 1 धन 1/3 यानी कि 3 × 4/3, 5 चौके 20 3 60 तिरिक 180/4, 4 चौके 16 4 5 20, पूरा भाग मिला लेना आप। 5 ओ लगता है गलती हो जाएगा क्या, 5 4 9 2 11 33/4 आएगा बेटा, ठीक है ना। चलो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सीधे सीधे कर लोगे। यहाँ पे किरचॉफ लॉ क्या लगाना जब आसानी से लग जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसको लगा लेना। अब R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट तो देखो यहीं पे है, यहीं पे लगा लो ना, 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान R 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आधा आधा 4/3, 1/R बराबर 4/3, R बराबर 3/4। तो
इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सारे लगा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, नॉर्मल जब भी सर्किट मिलेगा तो श्रेणी क्रम लगाओ, समांतर क्रम लगाओ, आराम से करो क्वेश्चन को। पोलैरिटी बस पता होनी चाहिए। पोलैरिटी चेंज हुई तो यहाँ पे जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी उसके यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ठीक है ना। जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी उसके माइनस लगा देना, और नीचे भी बस। नहीं, नीचे कैसे लगाओगे, नीचे नहीं लगाएंगे। पोलैरिटी चेंज होगी तो सेल वाले में केवल लगाएंगे माइनस, नीचे क्यों लगाएंगे, नीचे तो वही रहेगा ना, केवल ऊपर लगाएंगे माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कहता है। तो चलो स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद बेहतरीन, जो कि आज आप सीखोगे यहाँ पे कि हाँ वास्तव में हमने बचपन में जो काम किया था वो सही था कि गलत था। वो ऐसा हम लोग का भी करते थे, हमको याद है हमने किया था, आपने पता नहीं करा था कि नहीं करा था। आपके ज़माने में पता नहीं उस सेल मिला कि नहीं मिला। अरे हालांकि है, खरीद के कर सकते हो, कुछ होगा नहीं। चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास n सेल हैं, मतलब कि लेट n सेल्स each internal resistance is equal to स्मॉल r, एंड each का जो EMF है सबका EMF E है, ठीक है ना। n सेल हैं, are connected in parallel combination, n सेल हैं, सब हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सबका EMF E है और सबका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सबका ऐसे हैं। थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा ना, जो कि वही तो हमको अच्छा नहीं लगता, और आपको फिगर बनाने आता है। हमको भी आता है, भाव मत बनाना हमसे, भाव बिल्कुल नहीं, भाव में बात नहीं करते। तो ऐसे एन सेल ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है ना। ई आर सब समांतर क्रम में है, तो हमको डिस्कस करना है इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट तो आप जान ही रहे हो कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1, सब पैरेलल में रहेंगे। अब यहाँ की सबकी पोलैरिटी सेम है, 1/r3 r1, सबका आर ही है तो r3 उरी क्या कर रहे हो, एक इक्विवेलेंट लगा दो। यहाँ पे सबका डॉट एन बार है, तो एन बार के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n गुणे 1/r n/r। तो जब दोनों पक्षों को उल्टा करोगे r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/n। लो हो जाएगा ना, r इक्विवेलेंट r/n हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो अब इसको, अब ई इक्विवेलेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चर्चा करते ई इक्विवेलेंट, जो कि बेहद मजेदार टॉपिक है। ई इक्विवेलेंट के बारे में चर्चा करोगे तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, E/R डॉट n बार बटे सबका रेजिस्टेंस 1/r डॉट n बार, सब सेम है ना। ये हो जाएगा n गुणे E/R होल का अपान, ये हो जाएगा n गुणे 1/r, n से n r से r। ओ ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट तो एक ही सेल के बराबर आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमको ये तो देखा हमने कि हमने एन सेल लगा डाले, कई करोड़ सेल लगा डाला समांतर क्रम में सेम पोलैरिटी में, लेकिन जो टोटल उसका इक्विवेलेंट आ रहा तो खुद 21 सेल के बराबर आ रहा है। फिजूल खर्चा कर रहे थे हम लोग कभी। अब देखो ऐसे लगाओगे ना, इसी पोलैरिटी में आप कई हजार सेल लगा लो तो कहो वोल्टेज अब बढ़ा के दे देगा, कभी नहीं ऐसा करने वाला, सेम उतना ही वोल्टेज देगा वो। आ गई बात समझ में ना आपके। यहाँ पे 100 सेल लगा लो, सबका प्लस प्लस माइनस कर दोगे तो 21 सेल के बराबर वो वोल्टेज देगा अपना, ठीक है ना। तो ऐसी गलती भविष्य में कभी मत करना आप। ये हमने सीखा इस वाले चैप्टर में, इस वाले कॉम्बिनेशन में हमने ये सीखा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया ना। 1/r इक्विवेलेंट तो आपने देखा ही कितना आएगा, r/n आएगा, और इक्विवेलेंट तो केवल ही आएगा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो कोई नहीं रोक सकता आपको आगे जाने से। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी। इस पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको लगवा दूँ बेटा कि
ये समझ गया ना, इंपॉर्टेंट जोन में नोट करना है इसको, इंपॉर्टेंट जोन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। 1000 सेल समांतर क्रम में सेम पोलैरिटी में लगाया, बकवास कर रखा, 1000 रुपया खर्चा करा, पता चला एक सेल के बराबर वोल्टेज ही दे रहा है। हा लो, ये मान लो 2 ओम का हो, ये मान लो 10 वोल्ट का हो। ये मान लो 8 वोल्ट का हो, ये मान लो 6 वोल्ट का हो, ये मान लो 2 ओम का हो, ये मान लो ये भी 2 ओम का मान लेता है नहीं। अब ये देखो कुछ है नहीं, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ये मतलब कह सकते हो मिक्स ग्रुपिंग है। यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे पैरेलल है। इसको कर लोगे ना बड़े आराम से, इनको पैरेलल में कर देना, ये आई अब इसमें करना क्या यार, कुछ है ही नहीं। आर इक्विवेलेंट निकालोगे 1/2 1 आ जाएगा, और ई निकालोगे तो ई अपान आर, अरे ई इक्विवेलेंट कितना आएगा इसके लिए, केवल अभी इसके लिए, ये 4/2 4, 6/2 3, 1/1 इसका आंसर पूरा कर लो, फिर 1/2 फिर 1 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा नहीं। अब ये ऐसे बन जाएगा 10 वोल्ट 2 ओम। अब इसको बना दिया तो 7 वोल्ट का मिल गया, पोलैरिटी तो ही रह जाएगी 1 ओम का। अब जोड़ लो 10 और 17 2 1 3 आ गया, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकल गया, बस इतना सही तो है। तो इस टाइप आई निकालना हो, अगर आई निकालना हो तो आई के लिए अब यही करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आई फ्लो कर रहा है, तो आई बराबर क्या होता है, टोटल ई अपान टोटल रजिस्टेंस। अब ये 2 1 3 यानी कि 17/3 एम्पियर करंट देगा। सर्किट में कितना आई फ्लो कर रहा है वो आपको बताना हो तो ऐसे ही बताया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए कितना फ्लो कर रहा है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्टर लगा देगा, यहाँ पे एक्सटर्नल आर लगा देगा, यहाँ पे एक्सटर्नल आर लगा देगा किसी का, तब पूछेगा इस वाले ब्रांच में बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या करोगे, तो इस वाले ब्रांच में करंट को देखने के लिए आपको किरचॉफ का लॉ लगाना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गई ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगी तो आपको किरचॉफ का लॉ लगाने पड़ेगा। आई ए मान लो I1 है, ए मान लो I2 है, और दोनों मिलके यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 होते हैं। सर्किट पूरा कराना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको किरचॉफ का लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। किरचॉफ का लॉ लगाओगे तभी वो आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं। और किरचॉफ के लॉ लगाने से पहले ये हमको यहाँ का आई निकालने के लिए वोल्टेज पता होना चाहिए ना, हाँ कितना है कितना नहीं है, वी ए माइनस वी भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आई निकाल पाओगे। आई बराबर, वैसे भी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है ई अपान आर प्लस आर, इंटरनल जो भी मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस होते हैं वही तो ज्ञात करना होता है। तो हालांकि ये सब कॉम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन है, आपको मैंने करा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो आप कर लोगे बड़े आराम से, क्योंकि सारे को जो भी कॉम्प्लेक्स में आएंगे उसको हम किरचॉफ के लॉ से लगाएंगे, जो नॉर्मल आएगा उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से लगाएंगे। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मैक्सिमम करंट को लेकर के, कि कब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, सीरीज में कब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन में कब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ये 3 बातें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप बेटा हमको बता दोगे, उसको हम आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।